नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सलाम इंडिया। मैं हूं रमेश भट्ट। देश की सरहदों पर जब जब जंग लड़ी गई, हिंदुस्तानी फौज ने हमेशा ही अपने महारत साबित किया है। सीमाओं पर लड़ी गई एक एक लड़ाई भारतीय जवानों की बहादुरी की गवाही देती है कि कितने जोश, कितने जुनून से हमारे देश के जवानों ने जंग लड़ी और अपने लहू से लिख डाली भारत की विजय गाथा। तो सवाल आज सलाम इंडिया का खासकर उन जाबाजों के लिए जो देश के लिए कुर्बान हो गए। वो हो गए वतन पर कुर्बान, देश की आन बचाने में लुटा दी अपनी जान। देश के दुश्मनों का सफाया करते हुए तोलोलिंग की चोटी पर दी गई मेजर विवेक गुप्ता की शहादत देश के लिए किसी अमानत से कम नहीं, क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जे के लिए चल रहे ऑपरेशन विजय को विजय की राह पर चलाकर शहीद हो गए मेजर विवेक गुप्ता। मैं या तो तोलोलिंग पहाड़ी की चोटी तक जाऊंगा या फिर भगवान के पास ऊपर जाऊंगा। अगर मैं पीछे हटा तो मुझे गोली मार देना। ये शब्द तोलोलिंग की चोटी पर अटैक से पहले अपने साथी सैनिकों से मुखातिब एक जाबाज मेजर के थे। वाकई ये शब्द किसी शेर दिल शूरवीर के मुंह से ही निकल सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक हिंदुस्तानी फौजी की कसम थी। ये मेजर विवेक गुप्ता की कसम थी। तोलोलिंग की बर्फीली चोटियां गवाह हैं कि मेजर विवेक गुप्ता ने कैसे अपनी जिंदगी ही नहीं, मौत भी मुल्क के नाम कर दी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि दिगंबर, मतलब इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना है, और हम अच्छा काम करेंगे तो देश और दुनिया हमारे को याद रखेगी कि मौत तो डेली मरते हैं यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो। बोलो क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का। तोलोलिंग की उस पहाड़ी पर दुश्मनों ने कुल 11 बंकर बना रखे थे और सभी बंकरों को से लगातार वो गोलियां बरसा रहे थे। उनका एक ही मकसद था, ऊपर आ रहे हिंदुस्तानी रणबांकुरों को आगे बढ़ने से रोकना। लेकिन उन्हें शायद मेजर विवेक गुप्ता की बहादुरी का अंदाजा नहीं था। मई 1999 जाबाज देशभक्तों के लहू से नहाकर तीर्थ में बदली तोलोलिंग की इन चोटियों पर उस वक्त दुश्मनों का कब्जा था। पाकिस्तान के लड़ाकों ने सरहद लांघकर हमारे देश की जमीन पर अपने नापाक कदम जमा रखे थे। तोलोलिंग की चोटी को दुश्मनों से आजाद कराने के लिए अब तक जवान 3 बार अटैक कर चुके थे, लेकिन दुश्मनों के बारे में सटीक जानकारी नहीं होने की वजह से हमारी सेना को कामयाबी नहीं मिल रही थी। पर इरादा अटल था, तोलोलिंग से दुश्मनों का सफाया, जिसकी जिम्मेदारी अब सेकेंड राजपूताना राइफल्स को दी गई। हमें बताया गया कि हमें कहता आप द्रास सेक्टर पहुंचो। तो द्रास सेक्टर पहुंच में ADO हेडक्वार्टर्स पे रिपोर्ट किया। तो 3 तारीख को हमें हमें टास्क मिला कि आपने तोलोलिंग कैप्चर करना है। उस वक्त विवेक गुप्ता सेकेंड राजपूताना राइफल्स नाम की उस बटालियन में मेजर के पद पर तैनात थे। उनकी बटालियन कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बटालियन को फौरन द्रास पहुंचने का आदेश मिला, जहां हमारे देश के रणबांकुरों ने देश के दुश्मनों से जंग छेड़ रखी। 3 जून 1999
मेजर विवेक गुप्ता की बटालियन सेकंड राजपूताना राइफल्स को द्रास पहुंचते ही तोलोलिंग पर कब्जा जमाने की जिम्मेदारी दी गई। मेजर विवेक गुप्ता हर हाल में तोलोलिंग पर तिरंगा फहराना चाहते थे। पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों की शहादत को देखकर मेजर विवेक गुप्ता को अब करार नहीं था। उनके दिल में सुलग रहा था एक लावा। वो उस लावे की लपट में देश के हर दुश्मन को खाक कर देना चाहते थे। तोलोलिंग फतह का जिम्मा मिलते ही मेजर विवेक अपने साथियों को साथ लेकर सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी की रेकी पर निकल गए ताकि दुश्मनों की तादाद और उनकी ताकत का सही अंदाजा रख सके। रेकी से लौटने के बाद पूरी बटालियन हमले की तैयारी में जुट गई। मिशन में कामयाब होने के लिए बटालियन को बंकर तोड़ने की तकनीक और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के साथ ही सैन्य अभियान की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ये इसमें काफी मतलब तैयारी की जरूरत थी और 6 से लेकर 11 तारीख तक तो ये तैयारी में जुट गए हम लोग। तो तकरीबन 15 टन एम्यूनिशन आगे पहुंचाना था दुश्मन के नाक के नीचे से। 12 जून 1999 तोलोलिंग तोप के गोलों की आग में धधक रहा था। तकरीबन 120 बोफोर्स तोपें कई घंटों से तोलोलिंग की चोटी पर आग के गोले बरसा रही थी। लगातार बरसते आग के गोलों के चलते चोटी पर काबिज दुश्मन या तो मोर्चा छोड़कर भाग रहे थे या फिर आग के इन गोलों में खाक हो रहे थे। मेजर विवेक गुप्ता के अटैक से पहले बोफोर्स तोपों ने अपना कमाल दिखा दिया था। अब आगे का काम सेकंड राजरीफ की उस चार्ली कंपनी को करना था जिसके कंपनी कमांडर थे मेजर विवेक गुप्ता। मैंने यही कहा कि भाई देखो, आप लोगों को जो जो चाहिए था, जो मतलब हो सकता था, सब कुछ हो गया है। तो अभी लड़ाई जो है हम लोगों का इन्फेंट्री का लड़ाई है। हम लोगों ने अभी दुश्मन के साथ लग जाना है और उसको उधर से उधर खदेड़ देना है। उन्हें बोला कि सर जो भी हो जाए तो चार्ली कंपनी जो अपना काम पूरा करके मतलब आपको दिखाएगी। मैंने बोला यार वो तो मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं ये काम आपको कंपनी को दिया हुआ। 12 जून 1999 तोलोलिंग से दुश्मनों का सफाया करने के लिए मेजर विवेक गुप्ता सिर पर कफन बांधकर अपने चार्ली कंपनी के साथ आगे बढ़ चले। मेजर विवेक गुप्ता के साथ साथ उनकी कंपनी के सारे जवान रस्सियों के सहारे तोलोलिंग की चढ़ाई शुरू कर चुके थे। चढ़ाई के दौरान भी उन लोगों के सामने चुनौतियां कम नहीं। एक तरफ ऊपर दुश्मन घात लगाकर बैठा था तो दूसरी तरफ नीचे से बोफोर्स लगातार आग के गोले बरसा रहे थे। लेकिन मेजर विवेक गुप्ता की प्लानिंग भी कम सटीक नहीं थी। विवेक के आइडिया जो हैं अपने देश के बारे में या अपनी फौज के बारे में वो बहुत क्लियर थे। तो विवेक गुप्ता साहब ने अपने साइड से वो अटैक का 2 प्लाटून अप का अटैक का उन्होंने एक तजवीज़ बनाया था। तो पहले प्लाटून में उनका एक धर्मवीर साहब थे और दूसरा प्लाटून तोमर साहब लीड कर रहे थे। तो उन्होंने दोनों ने तो ये और तीसरे पे उन्होंने अपने आप को रखा था और एक रिजर्व प्लाटून के साथ तो अटैक करने का। मेजर विवेक गुप्ता की अगुवाई में चोटी की तरफ बढ़ रहे सेकंड राजरीफ के जवान दुश्मनों के काफी करीब पहुंच गए थे। उनके इशारे पर नीचे से गोले दाग रही हिंदुस्तानी तोपें खामोश हुई ताकि उनकी चार्ली कंपनी आगे बढ़ सके। मेजर विवेक गुप्ता की इस जीत ने पाकिस्तानी सेना के पांव उखाड़ दिए। जंग में जाने से पहले इस रणबांकुर ने तय कर लिया था कि अपने लहू का आखिरी कतरा न्योछावर करके भी वो देश के दुश्मनों का सफाया कर देगा। और शहादत से पहले उन्होंने अपने वायदे को पूरा करके भी दिखाया।
तोलोलिंग की चोटियों पर संगीन से शहादत की इबारत लिखकर विदा हो गए हमेशा हमेशा के लिए मेजर विवेक गुप्ता। 15,000 फीट ऊंची तोलोलिंग की चोटी पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ था और उस वक्त चोटी पर पारा -33 डिग्री तक नीचे पहुंच गया था। इन मुश्किल हालातों का सामना करते हुए मेजर विवेक गुप्ता अपने जवानों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां से दुश्मनों ने महज 10 मीटर की दूरी पर अपने बंकर बना रखे थे। दुश्मनों के इतने नजदीक पहुंचते ही मेजर विवेक गुप्ता के प्लाटून के जवान पहले बंकर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके थे। तभी उन्हें बंकर के पीछे तकरीबन 30 दुश्मन बैठे दिखे, जिनको देखते ही चार्ली कंपनी उन पर टूट पड़ी। नायक दिगेंद्र कुमार मेजर विवेक गुप्ता के उन जाबाज जवानों में शामिल थे जिनको साथ लेकर मेजर विवेक गुप्ता तोलोलिंग की जंग लड़ रहे थे। मेजर विवेक गुप्ता ने यह बोला कि टूराजरेब के बाहर 2 जवानों, दुश्मन नजदीक है, हमला कर दो। और उन्होंने एकदम से हमला बोल दिया। अब दुश्मनों के बंकर को बर्बाद करने की जगह आमने सामने की जंग शुरू हो गई। गोलियों की तरतराहट से तोलोलिंग पहाड़ी की चोटी थर्रा उठी। सामने जैसे मेजर विवेक गुप्ता के सामने उनके कई दुश्मन आए, उनको मार गिराया। सुबदार भवलाल के सामने आया, उनको कई मार गिराया। शेषम यशवीर के सामने आया, उसको मार गिराया। उसके बाद सुल्तान के सामने आया, उन्होंने मार गिराया। ये सब के सब ने अपने सामने 5-5, 7-7 डेड बॉडी सामने रख दी। मेजर विवेक गुप्ता समेत उनके प्लाटून के सभी जवान दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से लड़ी जा रही इस घमासान लड़ाई में दुश्मनों के कई जवान मारे गए। वहीं मेजर गुप्ता के प्लाटून का एक जेसीओ और 7 जवान भी शहीद हो गए। तब विवेक गुप्ता साहब से बात हुई तो मैंने बोला अभी आप रिजर्व लेके दूसरा जगह से ट्राई करो। तो उन्होंने दूसरा जगह से अटैक किया। तो जो हमला हुआ था उन्होंने फायर सपोर्ट देके उस साइड से कर रहे थे, तो इन्होंने अटैक किया, तो ये ऊपर तक पहुंच गए। ये आमने सामने की इस लड़ाई में मेजर विवेक गुप्ता भी घायल हो गए थे। उनके जिस्म में भी दुश्मन की 2 गोलियां उतर चुकी थी। घायल होने के बावजूद भी मेजर विवेक गुप्ता अपने फौलादी इरादों से कहां पीछे हटने वाले थे। तोलोलिंग पे तो उन्होंने कमाल करके दिखा दिया था कि जब मैं एक तरफ लड़ रहा था तो दूसरी तरफ तो वो लड़ रहा था। लड़ते लड़ते भी मेरे को मोटिवेट कर रहे थे कि गुरुजी इन कुत्तों को मत छोड़ना, भगवान तेरे साथ में है। जंग लड़ते हुए भी मेजर विवेक बार बार अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। तोलोलिंग की चोटी से दुश्मनों को पूरी तरह साफ करने के लिए अब मेजर गुप्ता ने रॉकेट लॉन्चर से बंकर पर हमला कर दिया। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने हाथों से दुश्मनों के 3 जवान मार गिराए। फिर क्या था, अपने मेजर की बहादुरी देख जवान और जोश में आ गए और दुश्मनों पर मजबूती के साथ टूट पड़े। इस हमले में एक और गोली मेजर विवेक गुप्ता के सीने को चीरती हुई उनके जिस्म में समा गई और मेजर विवेक साथ में लड़ाई कर रहे नायक दिगेंद्र कुमार के हाथों में जा गिरे। आखिरी में यही बोला, मेरे हाथों के अंदर उन्होंने मतलब अपने हाथों मेरे हाथ के अंदर आखिरी सांस ली थी। उन्होंने सांस लेते टाइम यही कहा था, दिगेंद्र राजश्री बेवफा नहीं है। बोलो मैं उसे बेवफा हो गया हूं। आज वो बात याद आती है, 15 साल बाद में भी जी भर जाता है। राजश्री मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी थी जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी बीवी, अपने परिवार को याद करते हुए देश का ये वीर सपूत सरहद की हिफाजत करते करते शहीद हो गया। उसके अंदर जो जोश था और जो देशभक्ति का जज्बा था, उसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी और इसमें उसने कई पाकिस्तानी सिपाहियों को मारा भी।
15 साल होने के बाद भी उनकी याद भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ में युद्ध किया था और युद्ध के अंदर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी याद आज भी ताजा है और जब तक ये सांस चलेगी जब तक रहेगी ये याद भी। अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में मेजर विवेक गुप्ता ने देश में घुसे दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली और जिस तोलोलिंग को अपने कब्जे में लेने का प्रण लेकर जंग में कूदे थे, उसे जीते जी पूरा करके भारत मां का वो लाल हमेशा हमेशा के लिए उसके आंचल में सो गया। लेकिन जाने से पहले देश को दे गया करगिल की जंग में पहली जीत की सौगात। जीत का जो दरवाजा खोला और हमेशा वो हम सोचते हैं कि वो सबसे ज्यादा टफ होता है, पहले वाला जीत। उसके बाद एक दूसरे के एक हौसला लेके आदमी मतलब आगे जा सकता है। तो जनरल मलिक साहब ने ट्रिब्यून में 2 साल के बाद इसका वो रिटायर हो गए थे, उस टाइम पे ट्रिब्यून में उन्होंने लिखा है, उन्होंने यही लिखा है कि भाई ये कारगिल की लड़ाई में 2 निर्णायक हंत आए थे। एक तो था तोलोलिंग, जब से लड़ाई का मोड़ हो गया, टर्निंग पॉइंट, वहां से हम लोग जीतना शुरू कर दिया। महज 29 साल, आप अंदाजा लगाइए, आधी जिंदगी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। लेकिन देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वतन की हिफाजत करते हुए अपनी शहादत देकर भारत माता का ये लाल अपना नाम इस कदर रोशन कर गया कि देश की सदियों तक पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। तोलोलिंग के टॉप पर तो तिरंगा लहरा गया, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मेजर विवेक गुप्ता के पिता को अगले दिन यानी 14 जून को मिली। भारतीय फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके इस पिता को आज भी 14 जून 1999 की वो सुबह नहीं भूलती जब उन्हें बेटे की शहादत की खबर दी गई थी। बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए, लेकिन मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला उस वक्त। अब ये नहीं मैं कह सकता कि उसका क्या कारण था, मैं बस सोचता ही रहा। और मुझे वो दिन याद आ रहा था जब लोगों ने कहा था कि आपका एक ही बेटा है, आप इसको फौज में मत भेजिए। फिर भी मैं उस थ्योरी को नहीं मानता। शहीद मेजर विवेक गुप्ता का पार्थिव शरीर श्रीनगर से पालम एयरपोर्ट तक एक खास विमान से लाया गया और 16 जून की सुबह पालम एयरपोर्ट से उनके देहरादून के पैतृक निवास तक बाई रोड लाया गया। तिरंगे की शान के लिए लड़ते हुए कुर्बान हो गए शहीद मेजर विवेक गुप्ता का शव जब तिरंगे में लपेट कर घर आया तो सारा शहर उनकी शहादत को सलाम कर रहा था। देहरादून में उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ लास्ट राइट्स किए गए और अंतिम विदाई उनको दी गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे और सबने बहुत अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उनको सराहा, उनकी देशभक्ति को और उनकी जांबाजी को सराहा। अपने लाडले बेटे के आखिरी खत को विवेक के पिता ने पिछले 15 सालों से आंखों में बसा रखा है। शहीद मेजर विवेक गुप्ता ने अपना आखिरी खत 8 जून 1999 को उस वक्त लिखा था जब वो तोलोलिंग टॉप पर फतह करने की प्लानिंग में लगे थे। पिता के नाम लिखे अपने आखिरी खत में विवेक ने लिखा था, आदरणीय पापा जी, हम जंग के मैदान में पहुंच गए हैं। मैंने कंपनी कमांडर के रूप में लड़ाई ज्वाइन कर ली है। अब मुझे देश के लिए लड़ाई लड़नी है। ऐसा मौका किसी भी जवान की जिंदगी में बार बार नहीं आता। मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। आप कोई चिंता मत कीजिएगा, जीत हमारी होगी। आपका बेटा विवेक। अपने आखिरी खत को जिन आखिरी लाइनों के साथ विवेक ने खत्म किया था वो कोई जाबाज जवान ही लिख सकता है, लेकिन अफसोस मेजर विवेक गुप्ता का लिखा वो आखिरी खत भी उनके पापा को उस वक्त मिला जब पिता के कंधे बेटे की अर्थी उठा चुके थे। किस्मत को मंजूर था ये लेटर भी मुझे थोड़ी सांत्वना देता शायद, लेकिन
मुझे ये उसकी शहादत के बाद मिला। शहादत के 15 साल बाद भी पिता अपने जिगर के टुकड़े के लिखे आखिरी खत को देखकर अपने शहीद बेटे की यादों में खो जाते हैं। 13 जून 1992 की जिस तारीख को विवेक गुप्ता ने सेना ज्वाइन की, उसके 7 साल बाद ठीक उसी तारीख यानी 13 जून 1999 को ही मेजर विवेक गुप्ता दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। 2 जून 1970 को पुणे में पैदा हुए विवेक अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज विवेक की स्कूली पढ़ाई पुणे के अलावा दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई। आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो बीए की पढ़ाई करने के लिए देहरादून के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। देहरादून आने के बाद उनका आईएमए के कैडेट से मिलना जुलना शुरू हो गया। उनके संपर्क में आकर विवेक ने भी फौज में जाने का मन बना लिया। ऐसा कोई कोइंसिडेंस हुआ कि बीए की परीक्षा और एनडीए की परीक्षा एक ही तारीख में पड़ गई। अब ये डिसीजन लेना था कि कौन सी परीक्षा वो ले और कौन सी परीक्षा छोड़े, लेकिन उसका आत्मविश्वास आप देखिए इतना था कि उसने अपने बीए की परीक्षा छोड़ने का डिसीजन लिया और एनडीए के लिए दिल्ली गया। पहली ही बार में विवेक का सिलेक्शन एनडीए में हो गया। एनडीए से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो आईएमए देहरादून आ गए, जहां उनकी 1 साल की ट्रेनिंग हुई और 13 जून 1992 को विवेक को बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेकंड राजपुताना राइफल्स में कमीशन मिल गया। किसी ने सही कहा है, इन यादों की कसम जब तक ये देश रहेगा, तोलोलिंग की चोटियों पर मेजर विवेक गुप्ता की कुर्बानी के तराने गूंजते रहेंगे। ये देश उन्हें हमेशा याद करते रहेगा। शहीद मेजर गुप्ता की शहादत के लिए उन्हें दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विवेक के 80 साल के बूढ़े पिता को गर्व है कि उनका सपूत वतन की आन बचाने के लिए शहीद हो गया। लेकिन इस अभियान की आंच में आंसुओं की तरावट भी शामिल है। उनके जाने से मेरा परिवार खत्म हो गया और मैं अब 15 साल हो गए। 15 साल से ये दुख अकेला सहन कर रहा हूँ। मैं उनकी ग्लोरी में ही जिंदा हूँ, उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ, उन्हीं के बारे में पढ़ता रहता हूँ, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्री देखता रहता हूँ। 80 साल की उम्र में वो बिल्कुल अकेले हैं। खुद खाना बनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बेटे की जुदाई का दर्द छलक ही उठता है। ये तो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की कृपा है कि मैं अपने पैरों पर चल रहा हूँ, हाथ पैर मेरे काम कर रहे हैं। लेकिन यही सोचता हूँ कि अगर किसी दिन खुदा न खास्ता चारपाई पर पड़ गया तो कौन मुझे चाय का कप देगा। एक ऐसा पिता जो हर पल अपने इकलौते बेटे की याद में तड़पता है। हर पल उसकी आंखें बेटे की याद में बरसती हैं, लेकिन उन आंसुओं की झलक वो जमाने को नहीं दिखाना चाहता। ऐसे रणबांकुरों को सलाम। आगे देखिए नेशन 100।